अगर आपने हाल फिलहाल न्यूज को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि अमेरिका की पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास काफी सारे डोनाल्ड ट्रंप समर्थक इकट्ठा हो गए और उन्होंने प्रदर्शन किए। वो प्रदर्शन काफी हद तक हिंसक हो गए और वहां पे इस तरह से देखिए इतनी सारी भीड़ इकट्ठा थी। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के झंडे लहराए जा रहे थे। उसमें ज्यादातर जो झंडे थे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अभी के पॉलिटिकल फ्लैग्स थे और साथ ही वहां पे इस तरह के भी फ्लैग्स थे कि डोनाल्ड ट्रंप माई प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप 2020। लेकिन उन्हीं सब के बीच में ये भी एक तरह का फ्लैग देखने को मिला। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्लैग ध्यान से देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि अमेरिका के फ्लैग में कुछ इस तरह से यहाँ पर स्ट्राइप्स हैं काफी सारी और यहाँ पर स्टार्स हैं, लेकिन वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो और कॉलम फैशन में है, ना कि यहाँ पर दिखाए जाने वाले सर्कुलर फैशन में। तो ये फ्लैग आखिर किसका है? और अगर आप यहां पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दिस इज द ट्राई कलर ऑफ इंडिया। ये यहां पर इंडिया का फ्लैग क्या कर रहा है और ये जो फ्लैग नजर आ रहा है ये कौन सा फ्लैग है? और फिर इस फोटोग्राफ में देखें तो ये कौन सा फ्लैग नजर आ रहा है और यहां पर ये क्या मैसेज लिखा हुआ है? कम एंड टेक इट। और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर पहुंचे ये उपद्रवी तत्व ये कौन सा अलग तरह का झंडा लेकर आए हैं? ये कौन सी देश का झंडा है? ये कौन सा फ्लैग है? और क्यों अमेरिका के हिस्टोरियंस ने, अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने, स्कॉलर्स ने अब ये कहना शुरू कर दिया है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए हैं, आर वी हेडेड फॉर अनदर सिविल वॉर? और क्यों अब इस तरह के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, कुड द यूनाइटेड स्टेट्स ब्रेकअप? तो इन्हीं सारे प्रश्नों के साथ मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं वैद आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ें एक बार पहले देख लेते हैं कि ये वीडियो यूपीएससी के सिलेबस के कौन से पोर्शन को कवर करेगा। अगर आपने जीएस पेपर 2 मेंस में सिलेबस देखा है तो आपको पता होगा कि वहां पर लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, और साथ ही यहां पर लिखा हुआ है इंडियन डायस्पोरा। अगर आपने न्यूज फॉलो की होगी तो आपको पता होगा कि काफी सारे इंडियंस ने भी रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर रखा है और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उस रैली में पहुंचे थे। आई मीन ये भारत का फ्लैग अपने आप तो वहां नहीं पहुंच गया, किसी अमेरिकन ने तो इस फ्लैग को हॉइस्ट नहीं किया होगा। तो ये इंडियन फ्लैग वहां पर दिखाया जाना ये बात दिखाता है कि इंडियन डायस्पोरा की भी इन्वॉल्वमेंट इस रैली में थी। इनफैक्ट ओवरऑल अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंडियन डायस्पोरा बहुत ही ज्यादा एक्टिवली रोल प्ले करता है। आपको अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो या ना हो, फिर भी आपको ये बात पता होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आजकल एक प्रोसेस में है टू सेलेक्ट इट्स 46th प्रेसिडेंट। अभी 3 नवंबर 2020 को जब अमेरिका में पॉपुलर वोट्स हुए थे, उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था कवरिंग द इलेक्शन ऑफ द पोटस, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। फिलहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले एक बार हम लोग यूएस इलेक्शन प्रोसीजर का एक रिकैप देखते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जितनी भी पार्टीज हैं वो अपने अपने लेवल पर कुछ प्राइमरीज और कॉकेसेस का आयोजन करती हैं। वहां पर डेलीगेट्स का चुनाव किया जाता है। यही डेलीगेट्स आगे चल के अपनी पार्टी के जब नेशनल कन्वेंशन होता है वहां पर पहुंचते हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। उसके बाद फॉर्मली शुरू होता है जनरल इलेक्शन कैंपेनिंग, और यहां पर जितने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, फिलहाल अमेरिका में दो बड़ी पार्टीज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन हैं, और इन दोनों पार्टी के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो देश भर की यात्रा करते हैं और इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं। इसके बाद वो दिन आता है जबकि पॉपुलर वोट्स होते हैं। पॉपुलर वोट्स का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव किया जाता है। अलग अलग स्टेट्स में नंबर ऑफ इलेक्टर्स की संख्या अलग अलग है और उन इलेक्टर्स का चुनाव किया जाता है। ये सभी इलेक्टर्स एक बार को जब चुन लिए जाते हैं तो वो अपनी अपनी स्टेट कैपिटल्स में पहुंचते हैं और वहां पर वो लास्ट में वोट डालते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो पॉपुलर वोट है वो इस बार हुआ ऑन 3 नवंबर। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियली इसके लिए डेट प्रिस्क्राइब्ड है वो कोई 3 नवंबर नहीं है, बल्कि वहां पे लिखा हुआ है ट्यूसडे नेक्स्ट आफ्टर फर्स्ट मंडे। और जो इलेक्टर्स चुनकर आते हैं वो अपनी स्टेट कैपिटल्स में फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के लिए जो वोट डालते हैं वो होता है ऑन द फर्स्ट मंडे आफ्टर सेकेंड वेंसडे, और वो इस बार पड़ा ऑन 14 दिसंबर 2020। तो ये तो हो गया, पर उसके बाद दिन आता है इन वोट्स की काउंटिंग का, और ये सभी वोट्स स्टेट कैपिटल से नेशनल कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में पहुंचते हैं और वहां पर बुलाई जाती है पार्लियामेंट की एक ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस एक साथ बैठते हैं। वहां पे लोअर हाउस है
HOR यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अपर हाउस है सेनेट, इन दोनों की एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। दोनों के जो चेयरपर्सन हैं वो एक साथ बैठते हैं और स्टेट कैपिटल से आए हुए वोट्स की काउंटिंग होती है और फिर फॉर्मली अनाउंस किया जाता है, एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है टू द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो काउंटिंग और सर्टिफिकेशन का डे था वो इस बार था ऑन 7th of January 2021। इस दिन बुलाई गई एक जॉइंट सिटिंग ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस, मैं बता दूं आपको, यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। और इसके बाद दिन आता है ऑफ द इनॉग्रेशन डे और वो होता है 20th of January को। इनॉग्रेशन डे का मतलब नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह। तो इस बार के इलेक्शन कैंपेन में आमने सामने थे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ थे डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार मिस्टर जो बाइडेन। मिस्टर ट्रंप ने पहले से ही ये बात कहनी शुरू कर दी थी, शायद उनको पता हो कि इस बार वो चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, तो पहले से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अगर उनकी हार होती है इलेक्शन में तो वो रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे CNN का एक आर्टिकल है 24 सितंबर 2020 को, जबकि लिखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार इलेक्शन रिजल्ट को मना करने, रिफ्यूज करने की बात कही है। देखिए, 13 सितंबर की एक रैली में यहां पर उन्होंने कहा कि ये वाला चुनाव अगले 4 साल के लिए तो हम जीतने जा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे ये बाद में डिसाइड करेंगे, विल नेगोशिएट। जुलाई 2019 में देखिए ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए हम कोई कमिटमेंट नहीं करते। जुलाई 30 को डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस को डिले करने की बात कही। सितंबर 23 देखिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रिजल्ट जो होगा वो लास्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। 13 सितंबर की एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर बाइडेन जीतते हैं इसका मतलब होगा कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी की गई है, द इलेक्शन इज रिग्ड। 20 अगस्त को फिर से वो इसी बात को दोहरा रहे हैं और 17 अगस्त की रैली में वो कहते हैं कि वो 2 टर्म अपना पूरा करेंगे और 2 टर्म के बाद भी वो ऑफिस में बने रहेंगे, जबकि आपको पता है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। उसके बावजूद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। और 23 सितंबर को बहुत ही ज्यादा डेंजरस बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि वो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर के लिए कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे। अक्टूबर 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी ही बात कही और ज्यादातर उनके जो वोटर्स हैं उन्होंने इस बात से अग्री भी किया कि अगर हार होती है तो इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, पॉपुलर वोट्स अमेरिका में हुए थे ऑन 3rd of November और उसका रिजल्ट भी उसके कुछ ही दिनों के बाद 2-3 दिन के अंदर आ गया। लेकिन 1 महीने बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि मैं हार स्वीकार नहीं कर रहा। अगर मैं हार स्वीकार करूंगा तो तभी करूंगा जबकि मुझे ये कंफर्म कराया जाए, मुझे कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये सही हैं, दीज रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कितना भी कुछ कहते रहे, लेकिन रिजल्ट तो हमारे सामने यही रहा कि 270 इलेक्टर्स की संख्या चाहिए अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए और वो संख्या मिली मिस्टर जो बाइडेन को। 306 इलेक्टर्स के साथ में डेमोक्रेट पार्टी ने पॉपुलर वोट्स को जीत लिया और डोनाल्ड ट्रंप 270 का मैजिकल फिगर नहीं पार कर पाए। इनके पास रह गए सिर्फ 232 इलेक्टर्स। इसी रिजल्ट को सर्टिफाई करने के लिए 7th of January को बुलाई गई एक जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस की। और यहां पर आप देख सकते हैं लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चेयरपर्सन की स्पीकर मिसेस नैन्सी पेलोसी और अपर हाउस यानी कि सेनेट के चेयरपर्सन और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर माइक पेंस। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से ही कह रखा था कि इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कई बार पब्लिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर माइक पेंस से ये कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट फॉर्मली हमारे सामने जो भी आया है, पर आप मिस्टर जो बाइडेन का नाम अनाउंस नहीं करेंगे ऑन 7th of January, बल्कि आप मेरा नाम यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम अनाउंस करेंगे एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो सर्टिफिकेशन डे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से अपने समर्थकों की भीड़ इकट्ठा कर रखी थी और कुछ दिनों पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक बड़ी संख्या में वॉशिंगटन डीसी, कैपिटल ऑफ यूएसए में इकट्ठा होने लगे थे। और डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के बाद वो सभी इस तरह से पार्लियामेंट की बिल्डिंग के आसपास एकत्रित होने लगे। आपको देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पर कितने लोग होंगे? एक एस्टिमेट के मुताबिक ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों के आसपास की भारी भीड़ इकट्ठा थी। और इस तरह से उन सभी समर्थकों ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग का घेराव कर दिया। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थकों के आने की, तो तैयारियां भी उतनी ज्यादा नहीं थी। सुरक्षा बल के जवान तो थे, पर दे वर हेवीली आउटनंबर्ड बाय द ट्रंप सपोर्टर्स। और जल्दी ही इन लोगों ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगे कि वो जाकर माइक पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम अनाउंस कर सकें।
ये तस्वीर उन उपद्रवियों की है जो दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिंबल अमेरिका के पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंट्रोल, हाईजैक और रौंदने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीर असल में लोकतंत्र की हत्या की तस्वीर है। और फिर ये समर्थक पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए और वहां पर इन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। इस तरह से देखिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कैसे इन्होंने चीजों को तहस नहस किया है। अंदर पहुंचकर ये अपनी मनमर्जियां करने लगे, वहां के स्टाफ को परेशान किया, हर तरफ भगदड़ का आलम था। ये देखिए किस तरह से पार्लियामेंट हाउस के चेयरपर्सन की सीट पर पहुंचकर उसकी गरिमा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के ऑफिसर्स की चेयर पर बैठ रहे हैं। कितनी ज्यादा व्यथित और परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। कुछ वक्त तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लोगों ने इस तरह से देखिए छिपकर अपनी जान बचाई। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां बुलाई गईं और उन्होंने फिर सिचुएशन को अपने काबू में किया। हालांकि तब तक डैमेज हो चुका था। दुनिया में लोकतंत्र का नेता अमेरिका, उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाया जा चुका था। अमेरिका की साख को बट्टा लग चुका था। काफी सारे लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि इस वायलेंस, इस दंगे के पीछे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। उनको सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो देखिए हमको देखना होगा कि क्या उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इस एक्ट के लिए या नहीं। हुआ ये था कि काफी सारे समर्थक उनके वॉशिंगटन डीसी में इकट्ठा हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही। और यहाँ पर यह जो ज्वाइंट सेशन होने वाला था उसके पहले लगभग 1 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच दी, जिसके बाद सभी लोग कैपिटल की तरफ मूव कर गए। और एक तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बार बार कहना कि ये जो एक इलेक्शन हुआ ये हमसे छीन लिया गया, हमसे चुरा लिया गया, इलेक्शन में रिगिंग हुई है, गड़बड़ी हुई है। जब इलेक्शन नहीं हुआ था शायद उनको ये बात पता लग गई थी कि इस इलेक्शन में उनकी हार होने वाली है। काफी पहले से उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इलेक्शन का रिजल्ट आ जाने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेना ये तो हो ही नहीं सकता था। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह की स्पीचेस दी। एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू वॉक डाउन देयर एंड आई विल बी देयर विद यू. We are going to walk down to the Capitol and we are going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we are probably not going to be cheering so much for some of them because you will never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. आखिर ये किस तरह की स्ट्रेंथ दिखाने की बात कर रहे हैं? ये जब यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाने की बात कर रहे हैं, स्ट्रांग बने रहने की बात कर रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की बात कर रहे हैं और किसको कह रहे हैं ऐसा? देखिए ऐसी ही स्पीचेस से कंफ्यूजन पैदा होती है। जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि ये जो वायलेंस हो रही है इसको रोका जाए, प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर जो बाइडेन भी नेशनल टेलीविजन पर आए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप नेशनल टेलीविजन पर आइए, लोगों से अपील करिए कि वो वापस जाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और उन्होंने फिर से स्पीच देनी शुरू की। लेकिन देखिए उनकी भाषा, इट इज टाइम टू गो होम नाउ, आई नो योर पेन, आई नो योर हर्ट, वी हैड एन इलेक्शन दैट वाज स्टोलन फ्रॉम अस। इस तरह की भाषा सुन के उनके समर्थकों में उबाल आना निश्चित है, स्वाभाविक है। फिर से देखिए वो आगे कह रहे हैं इट वाज अ लैंडस्लाइड इलेक्शन एंड एवरीवन नोज इट, स्पेशली द अदर साइड। कह रहे हैं कि ये जो चुनाव था ये एक तरफा था, पूरी तरह से उनकी जीत हुई है, लेकिन अगर जो बाइडेन जीत रहे हैं इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ तरह की गड़बड़ी की गई है, कुछ रिगिंग हुई है। देखिए आगे वो कहते हैं बट यू हैव टू गो होम नाउ, वी हैव टू हैव पीस, वी हैव टू हैव लॉ एंड ऑर्डर, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर ग्रेट पीपल एंड लॉ एंड ऑर्डर, वी डोंट वांट एनीबॉडी हर्ट, इट्स अ वेरी टफ पीरियड ऑफ टाइम, there has never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, where they could take it away from all of us. ये देखिए फिर से एक भड़काऊ स्पीच, from me, from you, from our country. देखिए वो अपने समर्थकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाइडेन का जीतना इस देश के लिए अच्छा नहीं है, इस देश के लिए वही अच्छा होगा अगर मैं जीतूंगा, अगर मैं नहीं जीता तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये किस तरह की अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज है। और देखिए आगे कहते हैं दिस वाज अ फ्रॉडुलेंट इलेक्शन बट वी कांट प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ दीस पीपल, वी हैव टू हैव पीस, सो गो होम, वी लव यू, यू आर वेरी स्पेशल, यू हैव सीन व्हाट हैपेंस, यू हैव सीन द वे अदर्स आर ट्रीटेड दैट आर सो बैड एंड सो इविल, आई नो हाउ यू फील बट गो होम एंड गो होम इन पीस। देखिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इतना सब कुछ कहने के बाद अगर वो पीस की बातें कर रहे हैं तो शायद उनके मुंह पे ये शोभा भी नहीं दे रहा। हालांकि ये सब कुछ जब क्लियर किया गया उसके बाद फिर से जॉइंट सेशन हुई और फॉर्मली आफ्टर द काउंटिंग ऑफ वोट्स मिस्टर जो बाइडेन और कमला हैरिस को अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अनाउंस भी किया गया। हालांकि तब तक काफी डैमेज हो चुका था और काफी सारे
पार्लियामेंटेरियंस ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि अब डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट कर देना चाहिए बिफोर द इनॉग्रेशन डे। हालांकि इनॉग्रेशन डे में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, पर फिर भी ये एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा कि इस तरीके की काम को करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को भी सजा मिल सकती है। और ये कहना सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस का नहीं था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के काफी सारे पार्लियामेंटेरियंस ने भी ऐसी ही बात को दोहराया। और उसके बाद विरोध जताने के लिए व्हाइट हाउस के काफी सारे अधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया। वॉशिंगटन डीसी में इतनी सारी भीड़ को देखते हुए वहां के मेयर ने पहले ही इमरजेंसी लगा रखी थी, और इसके बाद इस घटना के बाद 15 दिन के लिए उस इमरजेंसी को बढ़ा भी दिया गया। देखिए, जो बाइडेन जो वहां के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इस घटना की निंदा की, और उन्होंने देखिए क्या लिखा, व्हाट वी आर सीइंग इज अ स्मॉल नंबर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट डेडिकेटेड टू लॉलेसनेस, दिस इज नॉट डिसेंट, इट्स डिसऑर्डर। उन्होंने कहा कि ये विरोध नहीं है, ये उपद्रव है, ये अराजकता है। माइक पेंस, जिनसे लगातार डोनाल्ड ट्रंप उनका खुद का नाम अनाउंस करने के लिए कहते रहते थे, उन्होंने भी पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को वापस जाने के लिए कहा। और अगर इसका इंटरनेशनल रिएक्शन देखें तो सबसे पहले भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके देखिए कुछ इन शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी। डिस्ट्रेस टू सी न्यूज अबाउट राइटिंग एंड वायलेंस इन वॉशिंगटन डीसी, ऑर्डरली एंड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर मस्ट कंटिन्यू, द डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैन नॉट बी अलाउड टू बी सबवर्टेड थ्रू अनलॉफुल प्रोटेस्ट। कि भारत भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, और यहाँ पर जब भी कोई इलेक्शन हारता है तो वो पूरी हम्बलनेस के साथ अपनी हार स्वीकार करता है, चाहे वो 2004 में बीजेपी हो या फिर 2014 में कांग्रेस। दोनों ही बार ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत ही स्मूथ तरीके से इंडिया में हो गई, और ऐसे इवेंट्स के साथ भारत दुनिया को डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है। अगर आगे देखें तो स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जियन ने भी ट्वीट करके लिखा कि ये जो दृश्य था ये बहुत ही ज्यादा डरावना था, इट वॉज अटरली हॉरिफाइंग। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी कहती हैं कि इसे देखकर उन्हें गुस्सा भी आया और साथ ही साथ दुख भी पहुंचा। चाइना ने इस इवेंट का इस्तेमाल अमेरिका का मजाक उड़ाने के लिए किया, और उन्होंने कहा कि जब हांगकांग में इस तरह के प्रदर्शन हुए थे तो संख्या इससे भी ज्यादा थी, पर वहां पर किसी की हत्या नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन अमेरिका में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि चाइना के इस स्टेटमेंट की निंदा हांगकांग में ही होनी शुरू हो गई कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी इसकी निंदा की और बोला कि इट वाज अ डिसग्रेसफुल सीन। देखिए, ब्रिटेन की जो होम मिनिस्टर हैं, होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया कि डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार हैं इस पूरी दुर्घटना के। देखिए, दुनिया भर में डेमोक्रेसी को लेके अमेरिका ही फ्लैग बेयरर रहा है, झंडा बरदार रहा है। अमेरिका ने हमेशा से दुनिया में डेमोक्रेसी स्थापित हो इसकी कोशिश की है। अमेरिका दुनिया में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सिंबल है, और अगर आज अमेरिका की डेमोक्रेसी के ऊपर इस तरह का एक खतरा आया है तो डेमोक्रेसी को लेके अमेरिका की जो लीडरशिप पोजीशन है वो कहीं ना कहीं अब खिसकती हुई, कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। काफी सारा दबाव पड़ने के बाद ट्रंप जी ने फाइनली प्रॉमिस किया कि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा, उसमें वो बाधा नहीं बनेंगे, और उन्होंने यूएस कैपिटल में जो अटैक हुआ, जो राइट्स हुए, उसकी निंदा भी की। हालांकि फिर से उन्होंने ये बात कह दी कि वो इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे मिस्टर जो बाइडेन के। और देखिए, जो स्टेटमेंट जारी किया है वो भी किस तरह का है। उन्होंने कहा कि आई हैव ऑलवेज सेड वी could continue our fight to ensure that only legal votes were counted. While represents the end of greatest first term in presidential history, it's only the beginning of our fight to make America great again. कि वो कह रहे हैं कि मैंने हमेशा से कहा है कि सिर्फ लीगल वोट्स को काउंट किया जाए। मेरा जो फर्स्ट टर्म रहा वो अमेरिका के इतिहास में अभी तक का सबसे अभूतपूर्व, सबसे ज्यादा अच्छा फर्स्ट टर्म रहा, और ये इलेक्शन हम भले ही हार गए, अब हम सत्ता में रहें या ना रहें, पर अमेरिका को ग्रेट फिर से बनाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। अब वो सत्ता के बाहर रहकर क्या करेंगे ये तो देखने वाली बात है, पर एज ऑफ नाउ अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास काफी सारी वार्निंग आने लगी है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो प्लान कर रहे हैं इससे भी ज्यादा बड़े वायलेंट इवेंट्स को ऑन द इनॉग्रेशन डे। इसी को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा दबाव पड़ने के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, और फेमा यानी कि फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी इसको एक्टिवेट कर दिया है, और वॉशिंगटन डीसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह से इमरजेंसी लगा दी है। अब ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि 20th ऑफ जनवरी को होने वाला इनॉग्रेशन वो शांतिपूर्ण ढंग से होता है या नहीं। पर फिर भी हमारे सामने ये क्वेश्चन तो बना ही हुआ है कि क्या अमेरिका एक सिविल वॉर 2.0 में जा रहा है? क्या अमेरिका किसी एक टूट की तरफ, किसी ब्रेकअप की तरफ बढ़ रहा है? ये जो फ्लैग शुरू में मैंने आपको दिखाया था ये कोई मामूली फ्लैग नहीं है,
अमेरिका में 1861 से लेकर 1865 तक जो सिविल वॉर चली थी, उस वक्त आपको पता होगा कि अमेरिका में जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने कुछ साल के लिए एक अलग गवर्नमेंट, एक अलग पार्लियामेंट की स्थापना कर दी थी। यानी कि अमेरिका को दो हिस्सों में तोड़ के रख दिया था। और वो जो एक नई सरकार बनी थी, नया देश एक तरह से बनाया था, उस देश का नाम था कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये झंडा उस कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका का झंडा है। और जब कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनियनिस्ट के सामने लड़ाई करती थी तो उस वक्त उनकी आर्मी का जो फ्लैग हुआ करता था, ये उस आर्मी का फ्लैग है। तो अब लगभग 150 साल के बाद से अमेरिका में सिविल वॉर की यादें ताजा क्यों हो रही हैं? अमेरिका में सिविल वॉर का भूत फिर से कैसे जाग गया? ये सारे अमेरिकन और दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक नेशंस के लिए एक चिंता का विषय है। तो फिलहाल अभी अमेरिका की पॉलिटिक्स में आगे क्या होता है, ये भविष्य में देखने वाली बात है। तो क्या अमेरिका में फिर से एक दूसरी सिविल वॉर होगी? और क्या अमेरिका के नए राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर शुरू हुए सारे डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस को रोककर अमेरिका को एक स्थिर सरकार, एक स्टेबल और पीसफुल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएंगे? इन्हीं प्रश्नों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। अपने व्यूज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस सीरीज में आने वाले आगे के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कंटेंट रिच वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए, और इस तरह के और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर अपनी समझ बनाने और बढ़ाने के लिए देखते रहिए वैद ICS का YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच।